नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक पुस्तक के महत्वपूर्ण अंश साझा करने आई हूँ जो हमें जीवन के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण का विकास करने में सहायक होंगे। किताब का नाम है एक सफर अनिश्चित से निश्चय की ओर। ये कहानी है संजय सौंधी की। मैडम, मैं हमेशा अपनी दिव्यांगता को एक चुनौती के रूप में देखता हूँ और मैं मानता हूँ कि दिव्यांगता स्वयं को बार बार सिद्ध करने का एक अवसर है। जीवन में अतिशय संघर्ष करते इस शख्स के ये शब्द बार बार मेरे जहन में घूम जाते हैं और मुझे ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि एक आम आदमी जिन हालातों को अपनी मजबूरी बताकर अपने जीवन से हार मान लेता है, वो मजबूरी क्या होती है? क्या होती है वो मजबूरी जिसमें हम खुद को जीवन में आगे बढ़ने से रोक लेते हैं और कभी-कभी तो जीवन को समाप्त कर लेने तक की बात सोच लेते हैं। मैं जिस इंसान की बात कर रही हूँ, वो किसी बॉलीवुड फिल्म का नायक नहीं है, जो किसी फिल्म की जिंदगी में 20 मिनट का संघर्ष करके शेष जीवन काल्पनिक सफलता की चमक-धमक में गुजार देता है। आज मैं अपने सुधी पाठकों के साथ, अपने श्रोताओं के साथ एक ऐसे इंसान के बारे में बात करना चाहती हूँ, जिसने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है और ऐसे किया है कि आज खुद एक जीवंत किंवदंती बन गया है। कुछ खो देने का भय हमारी जिंदगी को रोक देता है और कुछ भी नहीं होना हमारे जीवन को एक नई शुरुआत देता है। संजय का मैं बात कर रही हूँ संजय सोंधी की, जो वर्तमान में दिल्ली में उप सचिव के पद पर कार्यरत है, भूमि एवं भवन निर्माण विभाग में, जिन्होंने पूर्व में दिल्ली में एसडीएम करावल नगर के प्रतिष्ठित पद पर भी सक्रिय रूप से कार्य किया है। संजय का जन्म 22 जुलाई 1973 को नाग पंचमी के दिन बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से 50 किलोमीटर दूर चंपा के मिशनरी अस्पताल में विश्वामित्र सोंधी और श्रीमती संतोष सोंधी की तीसरी और सबसे छोटी संतान के रूप में हुआ। संजय के जीवन की शुरुआत एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में एक सामान्य बालक के रूप में हुई। वो बचपन से ही मंद दृष्टि की बीमारी से प्रभावित थे। उन्होंने अपनी संकल्प शक्ति और मेहनत से न केवल विकलांगता, आरंभ में मंद दृष्टि और तत्पश्चात पूर्ण नेत्रहीनता को हराया, बल्कि जीवन में सफलता के नए आयाम भी गढ़ दिए। इस तरह संजय लोगों के जीवन में प्रेरणा का स्रोत बन गए। उनके परिवार में माताजी के अलावा 3 भाई-बहन हैं। संजय का एक बड़ा भाई है और एक छोटी बहन है। सॉरी, एक बड़े भाई है और एक उनकी बड़ी बहन है, क्योंकि संजय अपने परिवार में सबसे छोटे हैं। संजय के बड़े भाई भी नेत्रहीनता की स्थिति से प्रभावित हैं। उनकी बड़ी बहन पूर्णतः स्वस्थ है। संजय के पिता एक सरकारी कर्मचारी थे। वर्ष 1994 में उनका स्वर्गवास हो गया था। वह जल संसाधन विभाग में लेखापाल के पद पर कार्य करते थे। उनकी माताजी एक कुशल गृहिणी हैं। उनके जीवन में उनकी माताजी व उनके बड़े भाई की भूमिका का सबसे अधिक प्रभाव रहा है। जीवन में कुछ करने व कुछ बनने के लिए दोनों उन्हें भरपूर प्रोत्साहन भी देते थे और उनका सहयोग भी करते थे। रुद्री से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की एक छोटी सी जगह थी धमतरी। उस समय धमतरी एक तहसील हुआ करती थी। आजकल वो जिले के रूप में जानी जाती है। धमतरी के छोटे से मिशनरी स्कूल से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उस क्षेत्र से एक बड़ी सी गाड़ी, जिसे दोज कहा जाता था, बैठकर बच्चे धमतरी के इस मिशनरी स्कूल में पढ़ने के लिए आते थे। संजय भी उन बच्चों में से एक था। बचपन से ही वह कुशाग्र बुद्धि था और आरंभ से ही पढ़ने में भी बहुत अच्छा था और कक्षा में उनकी गिनती अच्छे विद्यार्थियों में होती थी। वो अपने दोस्तों के साथ घूमता, पढ़ता और स्वयं को सामान्य ही मानता था, जबकि वह अति मंद दृष्टि का शिकार था या अति मंद दृष्टि की बीमारी से प्रभावित था। मेरे शब्दों में पाठकों को संजय की कहानी जितनी सामान्य नजर आ रही होगी, हकीकत में ये कहानी उतनी ही जटिल थी। संजय को अपने ननिहाल के परिवार से एक आनुवंशिक बीमारी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा ने प्रभावित किया था। इस बीमारी के प्रभाव से व्यक्ति की आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो जाती है और एक समय के बाद व्यक्ति पूर्णतः नेत्रहीनता की स्थिति में आ जाता है। संजय अपने बचपन से ही इस बीमारी के प्रभाव में था। उन्हें बचपन से ही बहुत कम दिखाई देता था। संजय अपनी आंखों की स्थिति के विषय में जानता था, लेकिन उसे लगता था कि जीवन भर इतना तो दिखाई देता ही रहेगा कि जीवन ठीक ठाक गुजर जाएगा।
संजय अपनी आंखों की स्थिति के विषय में तो जानता था, लेकिन उसे लगता था कि जीवन भर इतना तो दिखाई देता ही रहेगा और इससे जीवन ठीक ठाक गुजर जाएगा। पर जीवन में कभी एक दिन पूर्ण अंधता की स्थिति भी आएगी, इसके विषय में उसे पता नहीं था, अनुमान भी नहीं था। बचपन से ही वह आंखों पर एक मोटा चश्मा लगाता था। संजय अपने भाई बहनों में सबसे छोटा था। अभिभावक व दोनों बड़े भाई बहन उनसे स्नेह बहुत करते थे। माताजी और पिताजी संजय को हमेशा सबसे छिपा कर रखते थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी को भी संजय की इस बीमारी के विषय में पता चले। इसलिए वो कभी अपने आसपास के लोगों या सगे संबंधियों से इस विषय में बातचीत भी नहीं करते थे। शायद उनके माता-पिता अपने आप को और अपने बच्चे को परिवार के निकट संबंधियों व पास पड़ोस के व्यक्तियों की नकारात्मक भावों और बातों से बचाकर रखना चाहते थे। अपने बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए माता-पिता अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करते हैं। फिर इसमें चाहे बच्चे को रिश्तेदारों से छिपा कर रखने की कवायद हो, या पास पड़ोस से किनारा कर लेना हो, या फिर स्वयं बच्चे को अनुशासन में, कठोर अनुशासन में रखना हो, या कुछ और, इसमें हर बात शामिल होती है। कई बार ये सब करते हुए माता-पिता प्रायः इस बात से अनजान रहते हैं कि उनकी ये चाहत उनके बच्चे के जीवन को कितना सीमित कर देगी, उनके खुद के विषय में खुद की सोच को कितना नकारात्मक बना देगी। ऐसी स्थिति बच्चे को भावनात्मक दबाव में भी डाल देती है। संजय के जीवन में ये सब व्यवहारिक रूप से घटित हो रहा था। बहुत बार भय, आक्रोश, गुस्सा व कुड़न उनके भावों में छिपा रहता था। संजय को इस तरह सबसे छिपा कर रखने से संजय के मन, चिंतन, व्यवहार और व्यक्तित्व पर बहुत ही खराब असर हुआ। इससे संजय के मन में अन्य व्यक्तियों के व्यवहार के प्रति एक संकुचन का भाव आता गया, जिसने उसके सामाजिक व्यवहार और सामाजिक जीवन के दायरे को बहुत सीमित कर दिया। उस वक्त तो संजय के माता-पिता की स्थिति ये थी कि उन्होंने अपने बेटे के मंद दृष्टि होने की बात उनके ननिहाल तक में भी किसी को नहीं बताई थी। उस समय जब भी संजय अपने ननिहाल जाते तो वहां उन्हें चश्मा लगाने की अनुमति नहीं होती थी। ननिहाल के लोगों को भी बहुत वर्षों के बाद संजय की दृष्टि समस्या के विषय में पता चला। पास पड़ोस में अधिक संपर्क न होने के कारण आसपास संजय के कोई दोस्त भी नहीं थे। जब एक विकलांग बालक के माता पिता अपने बच्चे की स्थिति को सहजता से स्वीकार नहीं करते हैं, तब बालक अपने बालक को लेकर अभिभावक बच्चे से भी ज्यादा भावनात्मक असंतुलन और सामाजिक असुरक्षा के शिकार हो जाते हैं। ये स्थिति माता-पिता के लिए तो हानिकारक है ही। इसके साथ ही उनके बालक के लिए तो ये जीवन विकास में एक बहुत बड़ी बाधा के रूप में सामने आती है। संजय के परिवार में अभिभावकों की इन नकारात्मक भावनाओं का व्यवहारिक रूप हमें बच्चों के प्रति अनुशासन प्रियता की स्थिति के रूप में भी कई बार दिखाई देता है। प्राय अभिभावकों को यही लगता है कि यदि अनुशासन नहीं अपनाया गया तो इस स्थिति में उनका बालक अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत से अभिभावक तो अपने बच्चे की सामान्य से अलग स्थिति होने के कारण स्वयं इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वो अपने बालक को शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना भी देते हैं। संजय के परिवार में ऐसी किसी प्रताड़ना का व्यवहार तो नहीं था, लेकिन कठोर अनुशासन का माहौल हमेशा रहता था। परिवार में माँ के द्वारा बनाए गए कानून लागू होते थे और उन कानूनों को तोड़ने पर अनुशासन तोड़ने की सजा भी मिलती थी। संजय को सजा से भय लगता था। उस सजा के भय ने संजय को बचपन में ही शरारतों से दूर भी कर दिया था। वो बचपन में एक शांत स्वभाव और शरारत न करने वाले बच्चे के रूप में जाना जाता था। संजय के परिवार का माहौल कुछ ऐसा था कि सबके और कार्य करने का समय पहले से ही नियत था। सभी अपने-अपने कार्य को करने में मस्त व्यस्त होते थे। कोई किसी अन्य सदस्य के कार्य में व्यवधान नहीं डालता था। सामान्यतः इस व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई बदलाव भी नहीं होता था। खाने का समय, पढ़ने का समय, सोने का समय, जागने का समय, सब समय तालिका में बंधा था। घर में इतनी अनुशासन प्रियता का माहौल था, शायद इसलिए क्योंकि उनके माता-पिता जानते थे कि एक दिन उनका बेटा अपनी आंखों की रोशनी को हमेशा के लिए खो देगा। इसलिए वो अपने बच्चे के साथ सख्ती से पेश आते थे। वो जानते थे कि आंखों की रोशनी न होने पर ये अनुशासन और ये पढ़ाई ही होगी जो उनके बच्चे के जीवन की सबसे वफादार साथी बनेगी। इसी सोच के कारण घर के अनुशासन में कभी कोई ढील नहीं दी गई। भारत जैसे विकासशील देश में जहां आज के आधुनिक समय में भी
दिव्यांगता को पूर्व जन्मों का पाप कर्म समझा जाता है, भगवान की दी हुई सजा के रूप में देखा जाता हो, वहां घर में दो दो बालकों का नेत्रहीन होना अपने आप में एक निराशापूर्ण स्थिति का द्योतक भी था। संजय के माता पिता को लगता था कि दोनों बेटों के नेत्रहीन होने की स्थिति के कारण आसपास के लोग उन्हें व उनके समस्त परिवार को सामाजिक रूप से टैग न कर दें, या उन्हें अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से किसी प्रकार की कोई भावनात्मक चोट न पहुंचाएं। इसके लिए माँ बहुत ज्यादा सजग रहती थी। अपने बच्चों की पढ़ाई और उससे संबंधित सफलताओं के लिए माँ अपने स्तर पर विशेष प्रयास भी करती थी। संजय और उनके भाई बहन भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारी माँ अपने समय से 20 साल आगे की सोच रखती थी। उनकी कार्य योजनाएं भी उसी के अनुरूप होती थी। इसलिए तीनों भाई बहन अपने जीवन की सफलता और स्थायित्व का पूर्ण श्रेय अपनी माताजी को देते हैं। संजय के पिताजी शासकीय सेवा में थे। उनका लगातार स्थानांतरण होते रहने के कारण उन्हें कई शहरों में रहने का अवसर मिला, जैसे कोरबा, रायपुर, धमतरी, दुर्ग, बिलासपुर, चंपा आदि। नए नए स्थानों पर रहने से और घूमने से किसी भी नए स्थान पर सामंजस्य बिठाने का उन्हें अच्छा अभ्यास हो गया था। शासकीय सेवा में होने के कारण प्रायः शासकीय कॉलोनियों में रहने का अवसर मिला। नई नई जगहों पर घूमने से नएपन का एहसास होता है। आज की तारीख में आज भी घूमना संजय का प्रिय शौक है। संजय एक शरारती बालक नहीं था, लेकिन कभी कभी उससे कुछ ऐसी हरकतें जरूर हो जाती थी जिसके कारण उसे अच्छा खासा दंड भी मिलता था। ऐसी ही एक हरकत दिवाली के अवसर पर हुई। संजय ने नारियल तेल के खाली कंटेनर में बम रखकर चला दिया। सब उस पर बहुत गुस्सा हुए। उनकी ऐसी हरकतों में कभी-कभी गाली देना भी शामिल था। पर संजय की इन आदतों को उनकी माताजी और मिशनरी स्कूल के अनुशासन ने बहुत जल्दी ही छुड़वा दिया था। दिवाली के त्योहार पर एक ऐसी ही घटना के विषय में संजय बताते हैं कि एक बार उन्होंने रॉकेट पटाखे की रेल बनाकर चलाने की कोशिश की। गलती से ये पटाखा उनके बड़े भाई की ओर चला गया, इससे वह कई जगह से जल भी गए थे। उस अवसर पर हुई पिटाई उन्हें आज भी याद है। बचपन में तो इन सब बातों पर उन्हें गुस्सा और रोना आता था, लेकिन आज इन सब शरारतों को याद करते हैं तो सहसा ही मुस्कुरा देते हैं। हालांकि भाई को आई चोट पर उन्हें अफसोस भी होता है। बचपन में संजय का झुकाव समाचार पत्र पढ़ने, रेडियो सुनने व दूरदर्शन देखने की ओर बहुत ज्यादा था। इस शौक के कारण उनकी सामान्य अध्ययन पर पकड़ भी बहुत बेहतर थी। बाद में जब उसने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना शुरू किया, तो इस शौक ने उसकी सफलता में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। विद्यालय से महाविद्यालय स्तर तक सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिताओं में वो हमेशा भाग लेते रहे, और विद्यालय मंच पर उसकी प्रस्तुतियां लेकिन विद्यालय मंच पर उनकी प्रस्तुतियां ना के बराबर थी। इसके दो कारण थे। एक तो वो शर्मीले स्वभाव का बालक था। दूसरे, बचपन में उन्हें हकलाने की बड़ी समस्या थी। हकलाने के कारण उसे दूसरों से बात करने, उन्हें अपनी बात समझाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, और इस कारण कई बार आत्महीनता का बोध भी होने लगता था। इस हकलाने की समस्या का निदान उन्हें वर्ष 2003 में मिला, जब उनका परिचय डॉक्टर गुंजन अग्रवाल से हुआ। डॉक्टर गुंजन ने अपनी प्रभावी स्पीच थेरेपी से संजय को इस समस्या से बाहर आने में बहुत मदद की। इसके बाद उसे सामाजिक रूप से एक बेहतर वक्ता के रूप में अपनी बात को कहने में सहजता महसूस हुई। और ये सब इसलिए हो पा रहा था क्योंकि वो लगातार अपने आप को इम्प्रूव करने के प्रयास कर रहा था। अब वो सरलता और विश्वास से अपनी बात को प्रभावपूर्ण ढंग से रख पाता है। संजय अपने जीवन के अनुभवों के माध्यम से बार बार इस बात का समर्थन करता है कि सरकार को दिव्यांग बालकों के लिए, विशेष रूप से उनके अभिभावकों के लिए, काउंसलिंग के अनिवार्य कार्यक्रम चलाने चाहिए, जिससे अभिभावकों को उनके दिव्यांग बालकों की जरूरतों, उनके मनोविज्ञान तथा आजीविका आदि के प्रबंध के विषय में विस्तृत जानकारियां दी जाएं। यदि ऐसा हो पाया तो दिव्यांग बालकों को आरंभिक स्तर पर शोषण से, विशेषतः अनजाने में हुए पारिवारिक व सामाजिक शोषण से बचाकर एक बेहतर वातावरण दिया जा सकेगा। समाज में बेहतर समावेशन के लिए एक नई राह का निर्माण हो सकेगा। हमारी कहानी हमारी कहानी के नायक संजय के जीवन की कहानी का ये एक मार्मिक संदेश है।